हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम राजनीति विज्ञान की क्लास है। अब तक 3 क्लासें हो चुकी है इसकी, ये चौथी क्लास है। भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। आगे चलते हैं। आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो जिस नाम से यूट्यूब पे चैनल है, सेम इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मूल अधिकार की भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक देखते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार है क्या? संविधान के भाग 3 में दिए गए ऐसे मूलभूत प्रकृति के अधिकार हैं जो मनुष्य के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है। अब मूल अधिकार का स्रोत देख लेते हैं। हमारे देश में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत ने मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ग्रहण किया है। यानी हमने मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। और खुद अमेरिका ने कहाँ से ग्रहण किया था? अमेरिका ने UK के मैग्ना कार्टा से ग्रहण किया था। कब? 1215 में। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने वहाँ की जनता को जो अधिकार दिए थे उसी को, दरअसल ये मैग्ना कार्टा शब्द है ना, इसका मतलब होता है अधिकारों का दस्तावेज। यहीं से किसने लिया था? यहीं से लिया था अमेरिका ने। और हमने कहाँ से लिया? हमने लिया अमेरिका से। चलिए अब आगे चलते हैं। भाग 3 में क्या क्या है? कुछ सामान्य बातें बताई गई हैं आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 13 में। उसके अलावा जब भी आप मूल अधिकार पढ़ते हैं ना, आपने हमेशा 14 से लेकर 32 तक पढ़ा होगा ना। उससे पहले पढ़ते हैं, मोस्टली बुक्स में नहीं मिलती है, और ना उसके बाद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के बाद भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही कम बुक्स में ये चीज़ें मिलती हैं। तो अनुच्छेद जो 12 और 13 है उसमें कुछ सामान्य बातें बताई गई है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 32 तक है। कुछ मूल अधिकारों के अपवाद भी है जो अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, 33 और 34 में है। उसके अलावा मूल अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद किस में है? 35 में। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की ना परिभाषा दी गई। क्या दी गई है? परिभाषा। लेकिन ये वो राज्य की परिभाषा नहीं है। दरअसल राज्य के ना अलग अलग अर्थ होते हैं। देश को भी राज्य बोला जाता है। जो हमारे प्रांत होते हैं जैसे UP, बिहार, MP, ये सब, इन्हें भी राज्य बोलते हैं। ठीक। और अनुच्छेद 12 में जो राज्य दिए गए हैं वो है भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, उसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। और इसमें कोर्ट नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोर्ट नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर कोई बहुत ही डीप जाके प्रश्न बनाता है तब जाके यहाँ से प्रश्न बनेगा। यहाँ से प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 13 जो जनरली बुक्स में नहीं मिलती है वो है क्या? अनुच्छेद 13 कहता है ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, विधि नहीं बनाई जा सकती जो मूल अधिकारों को छीने या कम करे। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दे, यानी कि रद्द कर दे। न्यायालय का यह अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन कहता है। मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो मूल अधिकारों के खिलाफ है। कोई व्यक्ति कोर्ट में गया है कि जी ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ये जो नया कानून बनाया गया है, तो न्यायपालिका इसकी जांच करेगी। अगर लगता है कि भाई मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वो उसको, उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। यही जो पावर है कोर्ट की, यही कहलाती है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक। ये संकल्पना सबसे पहले अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में 1803 में दिया था। आगे देखते हैं मूल अधिकार कौन कौन से। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 23-24 कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। उसके बाद 29-30 कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 35 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। लेकिन अनुच्छेद क्या बताता है? अनुच्छेद जो 14 है ना, ये समता का अर्थ बताता है कि समता का अर्थ क्या है। ठीक। समता का अर्थ समान व्यवहार नहीं होता है, समता का अर्थ उचित व्यवहार होता है। और आर्टिकल 15 से 18 तक तो ये समता के अलग अलग एग्जाम्पल्स देता है, उदाहरण देता है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या बताता है। ये बताता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, यानी कानून की दृष्टि में सभी बराबर है। ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। दूसरा जो कहता है आर्टिकल 14 ही कहता है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये हमने लिया अमेरिका से। और इसका मतलब क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात यदि परिस्थितियाँ भिन्न हैं तो असमान व्यवहार भी किया जा सकता है। अब चलते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर
के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, यानी कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन महिला एवं बच्चों के लिए क्या, महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। SC ST को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया गया है। EWS को जो आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन में, ठीक, ये भी इसी के तहत ही है। आर्टिकल 16 में देखते हैं लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में अफसर की क्षमता जो है। राज्य लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव तथा निवास स्थान, आर्टिकल 16 में 7 आधार बताए गए हैं। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन निवास स्थान के आधार पर राज्य के लिए संसद कानून बनाकर विशेष प्रावधान कर सकती है। कई राज्यों में अगर कुछ विशेष निवास स्थान के आधार पर कानून बनाना है तो संसद कानून बनाकर जो विशेष प्रावधान कर सकती है। और नौकरी में जो 10% आरक्षण दिया गया है EWS को, वो इसी में है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जन्म, मृत्यु, बीमारी आदि के कारण किसी को अस्पृश्य, अछूत नहीं माना जा सकता। ये मानना अपराध है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे दंड मिलेगा, ऐसा करता है तो दंड मिलेगा। और इसके लिए संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 बनाया था, लेकिन बाद में इसी का नाम 1976 में चेंज करके क्या कर दिया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसी का नाम है, बस चेंज किया 1976 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, यानी कि राज्य, सेना और विद्या के अलावा किसी और क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनागरिक यानी जो विदेशी हो लेकिन भारत में ना किसी लाभ के पद पर, किसी अच्छे पद पर, यानी कि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पद है जिस पर वो है, वो भी राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि आदि ग्रहण नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक। लेकिन आर्टिकल 19 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा है, सबसे ज़्यादा। अब इसमें ना आपको ना ये देख के मत घबराइए कि अनुच्छेद 19(1)(a) ये ना याद करने के लिए लिखा है, ये सेम यही है। अनुच्छेद 19(1)(a) में ये है, 1(b) में ये है, 1(c) में ये है। मैंने इसको याद करने के लिए जानबूझ के लिखा है, ठीक। अनुच्छेद 19(1)(a) दरअसल ये ना कुछ स्वतंत्रताएं देता है आर्टिकल 19, लेकिन उस पर ना रोक भी लगाता है। कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पर रोक भी लगाया जाता है। अनुच्छेद 19(1)(a) से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखना। 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपका जो मन आए वो बोल सकते हैं। भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, सदाचार, मानहानि, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन है, ये अपराध उद्दीपन है, ठीक, मैं इसको सही कर दूंगा, अपराध उद्दीपन है। इनके आधार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो इनके खिलाफ है तो आप पर रोक लगा दिया जाएगा, आपकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा दिया जाएगा। अगला है 19(1)(b) है यहाँ पे, ठीक है। सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर उसमें भी आपने सम्मेलन बुलाया, भारत की प्रभुता और एकता और अखंडता लोक व्यवस्था के खिलाफ है, तो सम्मेलन बुलाने से रोका जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(c) सी से सौ की आवाज़ आती है, सी से संघ, संगम, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है। और भारत की प्रभुता, अखंडता आदि के आधार पर रोक भी लगाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा संगठन बनाया जाता है जो भारत की एकता, अखंडता के लिए खतरा है, तो उस पर रोक भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(d) से याद रखना, देश में बिना रोक टोक पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन और साथ में ये भी देख लेते हैं 19(1)(e) फॉर इस्टेब्लिश याद रखने ना, यानी बसने, स्थापित होने की, बसने की। पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है आपको। और इन दोनों को किस आधार पर रोका जा सकता है, साधारण जनता के हित में अगर नहीं है तो रोका जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के संरक्षण के लिए, आप कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नहीं जा सकते भारत में। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, आजीविका की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अगर जनता के हित में आपका कार्य, वो व्यवसाय नहीं है, तो या आप उस कार्य को करने के लिए मतलब अयोग्य हैं, तो इस आधार पर राज्य उस उद्योग को किसी तरह पूर्णतः, पूरी तरह से या आंशिक रूप से बाहर कर सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(a) के अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उसमें क्या शामिल है, क्या शामिल है।
चुप रहने का अधिकार, आपकी मर्जी है, आप चुप रहना चाहते हो, आपको पूरा अधिकार है। जानने का अधिकार, राइट टू नो, ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 19(1)(a) में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या नहीं है, क्या शामिल नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है 19(1)(a) में। बंद करने का अधिकार नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब मूल अधिकार है। चौथा पॉइंट है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(a) में ही निहित है, अलग से इनको कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और जो अनुच्छेद 19(2) में रोक लगाए हैं उसी के बेस पर इन पर भी रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे सवाल बहुत ही कम आते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर अपराध करने का आरोप है, तो उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिले। आर्टिकल 20(1), 20(2), 20(3), तीन चीज़ें इसमें। आर्टिकल 20(1) कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि क्या है, ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2024 में कोई अपराध किया, उस पर केस चल रहा है, मान लीजिए उस पर केस चल रहा है, और केस चलते चलते 2025 में और 2024 में जब उसने अपराध किया, मान लीजिए उसकी सज़ा 2 महीने थी, ठीक, और 2025 में उसी अपराध की सज़ा बढ़कर कितनी हो गई है, उसकी सज़ा बढ़कर मान लीजिए 4 महीने हो गई है, तो उस व्यक्ति पर वही कानून लागू होगा जो अपराध करते समय था। यानी 2024 में जब उसने कोई अपराध किया है, 2 महीने की जो सज़ा थी, तो उस व्यक्ति पर वही कानून लागू होगा, बाद में जो कानून बने वो उस पर लागू नहीं होगा। यही है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। आपने अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी होगी या डायलॉग सुना होगा, जज साहब आप मुझे एक ही जुर्म की 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। वो यही है कि आप एक अपराध किसी ने किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद उसे पकड़ के लिया जाए और उसे दोबारा सज़ा दे दी जाए। आर्टिकल 20(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण यानी आपसे ज़बरदस्ती कुछ कबूल नहीं करवाया जाएगा, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको ये चीज़ कबूल करनी ही करनी है। यही है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आर्टिकल 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे। किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मात्र तभी वंचित किया जा सकता है जब प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित हो। यानी एक प्रक्रिया, जैसे हमारे देश में किसी ने ऐसा क्राइम किया जिसके लिए फांसी की सजा है, तो वो जो प्रक्रिया है ना फांसी देना, वो विधि द्वारा स्थापित है। ऐसा नहीं है कि उसे गोली मारकर सजा दे दी जाएगी या किसी और तरीके से उसे सजा दे दी जाएगी। जो प्रक्रिया विधि ने स्थापित की है उसी के द्वारा उसको सजा दी जाएगी, किसी और प्रक्रिया के द्वारा नहीं। अब आर्टिकल 20 ना, आप ध्यान से सुनिए, एक चीज़ और पूछा हुआ सवाल है ये। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थिति में ख़त्म नहीं किए जा सकते। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 359 है। आपातकाल के टाइम पे ना राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है। एक 358 भी है और 359 भी है। 358 के तहत ना राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को आपातकाल के समय में रोक सकते हैं, और 359 के तहत वो बाकी मूल अधिकारों पर भी रोक लगा सकते हैं। लेकिन कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैसे भी आपको दिया ही दिया जाएगा ये अधिकार, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। चलिए आर्टिकल 22 देखते हैं, गिरफ्तारी, अरेस्ट या डिटेंशन। 2 अलग अलग चीज़ है। गिरफ्तारी, किसी ने कोई अपराध किया उसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। डिटेंशन मतलब किसी ने कोई व्यक्ति है जो अपराध करने वाला है तो उसे अपराध करने से रोकना है। इसके संबंध में क्या कानून है, एक है दंडित कानून, दूसरा है निवारक निरोध कानून। यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसको अपराध के लिए दंड देना है, ठीक, और दूसरा है निवारक निरोध, अपराध करने से रोकना है। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 यानी रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया था। अपराध करने से रोकने के लिए ये है, किसी ने अपराध कर दिया है तो उसके लिए दंड देने के लिए ये कानून है। आगे चलते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। दंडित कानून यानी किसी ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके पास क्या अधिकार है उस व्यक्ति के। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसे ये अधिकार है उसे बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, अपनी रुचि के वकील से परामर्श, किसी भी वकील को वो हायर कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। तीसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए जाने का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर। लेकिन इसमें ना यात्रा का समय शामिल नहीं होता। जितने समय यात्रा की गई है थाने से लेकर के और जो मजिस्ट्रेट है वहाँ तक ले जाने में, उसे काउंट नहीं किया जाता। अगला है, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक तो गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता।
ये अधिकार है उसके। लेकिन कुछ अपवाद भी है, विदेशी शत्रु है उस पर ये लागू नहीं होता, डिटेंशन यानी निवारक निरोध के तहत उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करना चाहा और पहले ही उसको रोका है, उसके तहत निवारक निरोध के तहत उसे कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध तभी करके रखा जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट दे और इसका गठन सरकार करती है। निरुद्ध का कारण बताना, उसे डिटेन करने का कारण बताना होगा। लेकिन अपवाद भी है इसका, यदि लोक हित के विरुद्ध हो तो कारण नहीं बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। के विरुद्ध अधिकार, ये कौन सा आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। इसमें क्या, मानव दुर्व्यापार यानी तस्करी करना, बेगार बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, यानी ऐसा करना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन इसका अपवाद क्या है, राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा ली जा सकती है, यानी जो कर्मचारी है राज्य के उससे जो बलात् श्रम जिसे कह सकते हैं या बेगार जो होता है यानी बिना पैसे दिए, राज्य द्वारा ऐसी सेवाएं ली जा सकती है। उसके लिए आगे भी कुछ कंडीशंस हैं। चलिए अनुच्छेद 24 देखते हैं। बाल श्रम पर प्रतिबंध, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे जो हैं उन्हें किसी भी कारखाने, खाने, खतरनाक उद्योग में नियोजन पर प्रतिबंध, यानी ऐसी जगह इन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता। आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध तरीके से मानने, आचरण करने, प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता है। जबकि अनुच्छेद 26 दान के उद्देश्य से किसी संस्था की स्थापना करना, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, यानी आप चाहे धर्म के उद्देश्य मतलब आप कुछ लोगों की भलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी धार्मिक कानून के तहत आपको ये स्वतंत्रता दी गई है, आप एक संस्था की स्थापना करें और उसे धर्म के हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट होगा वो कानून के हिसाब से ही चलेगा, यानी कानून के तहत ही होगा वो। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक मामलों में कर देने के विषय में, यानी ये कुल मिला के आर्टिकल 27 कहता है कोई व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है उसमें से कुछ पैसे उसने धार्मिक मामलों में खर्च किए, जिन पैसों को उनने धार्मिक मामलों में खर्च किए, ठीक है, जो ट्रस्ट है या ऐसी कोई जगह है वहाँ पे उनने दान दिया, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, यानी कि अभी देखते हैं ये आर्टिकल 28 क्या कहता है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 28 कहता है राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट के अधीन गठित है तो राज्य उसे सहायता देता है, यानी पैसे देता है, तो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, किसी निजी व्यक्ति ने स्थापित किया, निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित है और राज्य सहायता देता है तो लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आगे देखते हैं, अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के रिलेटेड जो अधिकार है वो है। पहले आर्टिकल 29 देखते हैं। आर्टिकल 29(1) में है प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्था में नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जबकि आर्टिकल 30 किससे रिलेटेड है, स्थापना करनी है किसी जो शिक्षण संस्थान की, उससे रिलेटेड है। 30(1) कहता है धर्म, भाषा के आधार पर प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार है। और 30(2) क्या कहता है आर्टिकल, ऐसी शिक्षण संस्था को, यानी इस तरह की जो शिक्षण संस्था है जो किसी अल्पसंख्यक वर्ग ने स्थापित किया है तो राज्य सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य सहायता देने में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल आते हैं इसको। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है क्योंकि इसके अभाव में समस्त मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। इसी अधिकार के कारण मूल अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो पाता, आर्टिकल 32 के कारण ही। अनुच्छेद 32(1) सुप्रीम कोर्ट को, SC शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आगे जहाँ पर भी SC लिखा मिले इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षण घोषित करता है आर्टिकल 32, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जबकि बाकी केस में क्या होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, उससे ऊपर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। लेकिन अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन का मामला है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32(2) क्या कहता है,
सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है, दरअसल ये ना हेबियस कॉर्पस जो है ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, शरीर को प्राप्त करना यानी सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना। यह या इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने का औचित्य का परीक्षण करता है और बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर उपस्थित कराने का आदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय से अधिकार पूर्वक इस रिट की मांग कर सकता है। यह रिट राज्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति यानी जो निजी संस्था है और व्यक्ति है उसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया था ना राज्य का क्या अर्थ है, ये उस राज्य से रिलेटेड है, यानी अनुच्छेद 12 के जो राज्य है उससे रिलेटेड है। पूरा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो है वो केवल राज्य के विरुद्ध है। केवल ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये राज्य के अलावा किसी निजी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब बाकी जो दो है उनमें लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कौन कौन से देखते हैं। एक है मैंडमस, दूसरा है क्वो वारंटो यानी हिंदी में परमादेश, और ये अधिकार है अधिकार प्रच्छा, मैं इसको सही कर दूंगा, अधिकार प्रच्छा। आपको सिंपल समझना है, कोई लोक प्राधिकारी है उसके खिलाफ 2 प्रकार के जो रिट जारी की जा सकती है, एक मैंडमस एक को वारंटो। अब देखते हैं मैंडमस और को वारंटो है क्या। मैंडमस, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने दायित्व की अवहेलना करता है यानी जिस काम के लिए उसे रखा गया और वो काम वो नहीं करता है तो इसके माध्यम से मैंडमस के माध्यम से अपना दायित्व पालन करने के लिए बाध्य करता है। ठीक, तो यानी कि ऐसे याद रखिए, देखिए एक मैन है जिसको काम करना है लेकिन वो टस से मस नहीं होता है तो कोर्ट उसको बोलता है भाई जाके अपना काम कर, तुझे इसी काम के लिए रखा गया, यानी काम करने के लिए बाध्य करता है। अगला है को वारंटो, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। एक ऐसा व्यक्ति है यानी लोक प्राधिकारी है जो अपना काम तो करता ही करता है, दूसरे के क्षेत्र में भी जाके काम करता है, तो न्यायालय उससे अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण मांगता है कि भाई बता तू ये जो काम कर रहा है किस आधार पर कर रहा है, तेरे पास क्या अधिकार है। ठीक, तो उसे कहता है कि भाई अपने अधिकार में रहते हुए कार्य कर ले, बाध्य करता है कि भैया अपने अधिकार क्षेत्र में रह के ही काम करना है आपको। और उसके अलावा जो 2 और है वो न्यायिक या अर्ध न्यायिक इकाई के विरुद्ध जारी किया जाता है। एक है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, दूसरा है सर्टियोररी उत्प्रेषण। प्रतिषेध क्या है? इसके माध्यम से न्यायालय की जाने वाली न्यायालय में की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा देता है। जो कोई लोअर कोर्ट में कोई कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगा देता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। उत्प्रेषण क्या है? ये रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने फैसला सुना दिया है, तो इसके माध्यम से उत्प्रेषण के माध्यम से जो अपर कोर्ट है वो क्या कहती है कि जो निर्णय होता है उसको लागू करने से रोक देता है और कार्रवाई का स्पष्टीकरण मांगता है। इसकी प्रकृति सकारात्मक भी और नकारात्मक भी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जो हाई कोर्ट है ना वो अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट किसके? आर्टिकल 32 के तहत। यानी जो हाई कोर्ट है उसका जो रिट, ये WJ का मतलब रिट जुरिस्डिक्शन है और रिट ये क्षेत्राधिकार ये बोलते हैं। हाई कोर्ट का क्षेत्र इससे बड़ा है क्योंकि मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्या है? केवल आर्टिकल 32 में किसके तहत? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही जारी किया जाता है। अब मूल अधिकारों के कुछ अपवाद है। 31A बताया था मैंने, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। अगर लगता है कि किसी सार्वजनिक कार्य के लिए संपत्ति अधिग्रहण करना है तो राज्य कर सकता है। अनुच्छेद B यानी 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी ना उसमें कुछ ऐसे विषय थे जैसे भूमि सुधार कानून जो थे उसके लिए कानून बनाया और 9वीं अनुसूची बना दी कि इसमें जो कानून डाल दिए गए ना उसकी न्यायालय जांच नहीं कर सकता। लेकिन जो 2007 में तमिलनाडु में IR कोहिल्यो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला आया था उसके तहत क्या था? उन्होंने बोला कोर्ट ने कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की आधारभूत ढांचे के आधार पर जांच कर सकता है। इन्होंने प्रावधान किया था कि नहीं कर सकता है इसमें, जो 31B है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा निम्नलिखित संगठनों के मूल अधिकारों में कोई संशोधन, यानी ये जो संगठन है इनके मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। जैसे सैन्य बल, सुरक्षा बल, इनको उस तरह से मूल अधिकार नहीं प्राप्त जैसे हमें है। खुफिया संगठन, कानून व्यवस्था से जुड़े संगठन, उपयुक्त के लिए संचार उपलब्ध कराने वाले, यानी ये जो संगठन है ना इनके जो मूल अधिकार है इसमें संशोधन कर सकती है, यह अपवाद है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की बात करता है। जब सैनिक कानून लागू होगा तब मूल अधिकारों पर रोक लगा दी जाएगी।
अनुच्छेद 35 क्या कहता है, ठीक है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन लागू करना, और मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका है, ठीक है। और इसके प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट, लागू करने से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसका है, मात्र संसद का है, ठीक। आप हमारे ऐसी वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अहमद सर जनरल स्टडीज़ के नाम से ये चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, आपको ये PDF वहीं पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।